Hello everyone, my name is Aditya Kumar and welcome to Molecular Minds. ये हमारा सेकंड वीडियो है इस चैनल पे, पर टुडे वी आर डूइंग अ फ्रेश स्टार्ट ऑन दिस चैनल एंड वी विल डाइव इनटू द कॉम्प्लेक्स साइंस एंड वी विल डिकोड देम ऑल द प्रोसेस. हम इसको सीखेंगे, फंडामेंटल लेवल पे सीखेंगे हर चीज़ के बारे में. सो लेट्स डाइव इन. आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग. तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो मैं बोलता हूँ मैं कि ये एक गरम कॉफ़ी है, कॉफ़ी कप है, हॉट कॉफ़ी. एंड अब मेरा क्वेश्चन ये है कि थोड़ी देर के बाद इट विल बिकम कोल्ड, ठंडा हो जाएगा. ऐसा क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? ऐसा क्यों कि ये गरम कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी थोड़ी देर में? एंड ऐसा क्यों नहीं कि नॉर्मली गरम कॉफ़ी और गर्म हो जाए, मतलब ये स्पॉन्टेनियसली ये बॉइलिंग हो जाए, मतलब स्टार्ट हो जाए. क्यों ये हॉट से कोल्ड हो रहा है? तो ये जो भी रीज़न्स है, ये भी जो भी लॉज है, वो हम सीखेंगे. एंड यही चीज़ है हमारा आज का टॉपिक, थर्मोडायनामिक्स. तो आज हम थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. विल डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट्स इसके बारे में एंड विल लर्न न्यू थिंग्स. तो हम एकदम बेसिक से सीखेंगे हर चीज़ एंड विल अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट्स हियर. तो सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स को डिकोड करता हूँ मैं. तो यहाँ पे आपको दो शब्द मिलेंगे, एक हो गया आपका थर्मो, दूसरा हो गया डायनामिक्स. थर्मो यहाँ पे जनरली हमारा हीट एनर्जी हो गया, एनर्जीज हो गया. एंड डायनामिक्स मतलब उसका मोशन यानी फ्लो. तो एक तरह से हम यहाँ पे एनर्जी का फ्लो पढ़ने वाले हैं. ओके, एनर्जी का फ्लो पढ़ेंगे. तो लेट्स सी व्हाट्स रिटन हियर. तो थर्मोडायनामिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस. कि साइंस का ऐसा नहीं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, हम सब में पढ़ते हैं, साइंस का ही है. विच डील विद द एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस. जितने भी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस है उसमें जो एनर्जी चेंज होता है वो हम देखने वाले हैं. दैट इज़ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे. अब हम पहले इसके मेरिट्स देखते हैं. इट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन. अब यहाँ पे क्या चीज़ है? आपने ये चीज़ देखा हो कि ये चीज़ अगर आपने देखा है कि 1N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, एमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये तो किताबी में हम लिख देते हैं ऐसे कि चलो लिख दिया मैंने, पर असल में क्या रियल लाइफ में ये हो पा रहा है? ये रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है? इज़ दिस रिएक्शन टेकिंग प्लेस? तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें ये टेस्ट करने पड़ते हैं, हमें लैब जाके इसके वैल्यूज़ निकालने पड़ते हैं. एंड देन फिर वो स्पॉन्टेनियस, वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, वो स्पॉन्टेनिटी फिजिबिलिटी चेक करता है कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा. एंड देन फिर वो इनऑर्गेनिक वाली पार्टी होती है, वो ये वाली चीज़ पढ़ा देती है कि हाँ ये होगा. क्योंकि हमें डायरेक्टली पढ़ लेते हैं 1N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, पर ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? तो ये चीज़ थर्मोडायनामिक्स देखती है. तो ये इसका मेरिट है. तो इट डिटरमाइंस वेदर द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन, जो भी कंडीशन हमें दी जाएगी. ठीक है. एंड एनर्जी चेंजेस का मतलब जो भी, क्योंकि आप कोई भी चीज़ रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एनर्जी चेंजेस तो होंगे, तो वो चीज़ हमें थर्मोडायनामिक्स बताती है. ठीक. अब इसका लिमिटेशन क्या है, मतलब तेरी कमियाँ, इसकी कमियाँ क्या है? तो कमियाँ में जैसे क्या है कि थर्मोडायनामिक्स डील विथ मैक्रोस्कोपिक मॉडल बट नॉट माइक्रोस्कोपिक. तो माइक्रोस्कोपिक नहीं होता, मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक कंटेनर है एंड यहाँ पे जैसे एक मॉलिक्यूल है, एक एटम है, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल, एटम, कंपाउंड है, कोई भी है. तो यहाँ पे हर एक कंपाउंड की, हर एक मॉलिक्यूल की हम यहाँ पे बैठ के उसकी थर्मोडायनामिक्स नहीं देखेंगे, उसकी एनर्जी फ्लो नहीं देखेंगे कि उसमें क्या हो रहा है. क्योंकि थर्मोडायनामिक्स बल्क में देखता है, वो माइक्रो लेवल पे नहीं देखता है कि एक एक पे नहीं दिखेगा. वो पूरे मैक्रो लेवल पे, लाइक वो पूरे बल्क पे दिखेगा, पूरे एक सिस्टम पे दिखेगा. हम पढ़ेंगे सिस्टम, सराउंडिंग, ये सब क्या होता है. पर अभी इसके लिए जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक कंटेनर है, यहाँ पे जैसे पानी है एंड इसमें बहुत मॉलिक्यूल्स है एंड यहाँ पे मैं इसको बर्न कर रहा हूँ. तो जाहिर सी बात है कि एकदम से जब मैं बर्नर लगाऊंगा तो थोड़ी देर बाद अपने आप हीट बढ़ेगी. तो पहले क्या था, E1 है, ये इनिशियल टाइम में एनर्जी है. यहाँ E1 क्या है, व्हाट इज़ E, ये इंटरनल एनर्जी है. आगे जाके हम इसको देखेंगे, पर अभी के लिए बोलता हूँ जितना आपको थोड़ा बहुत समझ है. तो E1 यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है, तो स्टार्टिंग कंडीशन इसका E1 है. अब गर्म करने के बाद हीट प्रोवाइड हुआ, कुछ एनर्जी चेंजेस होंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू E2. तो ये पूरे सिस्टम की बात होगी, ना ही एक पार्टिकल की बात नहीं होगी, एक एटम की बात नहीं होगी, ये पूरे सिस्टम की बात होगी. तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखता है, माइक्रो पे नहीं देखता. तो ये इसकी लिमिटेशन है. दूसरा चीज़ क्या है, एज हमने पढ़ा कि इट हेल्प्स डिटरमाइन द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन. बट इसका लिमिटेशन क्या है, बट क्या है, इट डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन. हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं, एक होती है केमिकल काइनेटिक्स. तो वो हमें बताती है कि रेट कितने तेज़ से चलेगी, लाइक उसका स्पीड क्या होगा, कि वो स्लो रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शन है, इंस्टेंटेनियस है, बहुत टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, तुरंत होगा. तो वो हमें पता चलता है कि वो कैसी रिएक्शन, इंटरमीडिएट रिएक्शन है कि नहीं है.
पर थर्मोडायनेमिक्स हमें इससे बताता है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे दो चीज़ समझने की है। एक आपको क्या बताएगा थर्मोडायनेमिक्स कि ये रिएक्शन होने वाली है कि नहीं होने वाली, जो हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये होगा कि नहीं होगा, इज़ इट फिजिबल, इज़ इट स्पॉन्टेनियस, कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये हमें थर्मोडायनेमिक्स बताती है। पर वो चीज़ कितने जल्दी होगी, कितने देर से होगी, कितने जल्दी होगी, वो हमें ये नहीं बता पाती। वो अलग डिपार्टमेंट है, वो अलग पार्टी है, रेट ऑफ रिएक्शन वाली, केमिकल काइनेटिक्स, वो काइनेटिक्स बताती है। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें काइनेटिक्स वाली रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता सकती, ये इसकी लिमिटेशन है। अब यहाँ पे हम पार्ट ऑफ यूनिवर्स पे आते हैं। तो दे आर टू थिंग्स, एक हो गया आपका सिस्टम और एक हो गया सराउंडिंग। एंड इस चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग करने के लिए वी हैव बाउंड्री। तो सिस्टम क्या है? इट इज़ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें क्या है कि जो पार्ट आपको इन्वेस्टिगेट करना है वो वाले पार्ट को आप एज अ सिस्टम आप उसको ले लोगे, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी योर सराउंडिंग। जो सिस्टम नहीं होगा, मतलब ऑब्वियसली वो आप पूरे यूनिवर्स में, फॉर एग्जाम्पल आई कैन शो यू दिस थिंग कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका पूरा यूनिवर्स है, दिस इज़ योर यूनिवर्स, एंड इस पार्ट पे आपका ये सिस्टम है। तो इस पार्ट को छोड़ के ये बाकी पूरी जो चीज़ होगी, दिस विल बी योर सराउंडिंग, दिस पार्ट विल बी योर सराउंडिंग। एंड व्हाट इज़ बाउंड्री देन? तो बाउंड्री यहीं पे है कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा सराउंडिंग है, दिस फुल पार्ट इज़ माई सराउंडिंग एंड दिस इज़ माई सिस्टम। तो आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये पार्ट, दिस पार्ट इज़ योर बाउंड्री, जो इसको सेपरेट आउट कर रहा है। अब बाउंड्री का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट मैच देखने गए ना, वहाँ पे विराट कोहली को देख रहे हो, है ना, विराट कोहली वहाँ पे मैच खेल रहा है वहाँ पे। पर ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ पे जाके विराट कोहली के बाजू में बैठ के एकदम, और भाई क्या क्या चल रहा है, लास्ट टाइम कितने स्कोर किए, कैसा आपका फिटनेस कैसा चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। वो अपना मैच खेल रहा है, देयर इज़ अ बाउंड्री हियर। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑडियंस बैठी है। सो देयर इज़ अ ये कि चलो वहाँ पे जहाँ मेन चीज़ हो रहा है वो वहाँ पे पिच हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक है, फील्ड हो गया, एंड जहाँ पे ऑडियंस देख रही है वो अलग सराउंडिंग हो गया, एवरीवन इज एंजॉइंग। बीच वाला जो पार्ट है जो उनको सेपरेट करे, दैट इज़ अ बाउंड्री। तो बाउंड्री हो गया कि एनीथिंग विच सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। तो वो चीज़ हो गया यहाँ पे। अब बाउंड्री क्या है यहाँ पे? एनीथिंग, इट कैन बी कंडक्टिंग, इट कैन बी नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग, अब ऐसा हो सकता है कि आपने एक, मतलब जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, गर्म कॉफ़ी का कप है, तो आप बाहर से अगर आप हाथ लगा के देखो, थोड़ा सा आपको गरम गरम फील होगा। यहाँ पे अपने हाथ रखो, आपको थोड़ा गरम फील होगा यहाँ पे। एंड नॉन कंडक्टिंग हो जाता है, फॉर एग्जांपल तो वो आपका फ्लास्क हो गया, मिल्टन का जो फ्लास्क होता है उसमें आपने गर्म चाय रखी, देखा बहुत टाइम तक वो गर्म है, तो बाहर पकड़ने से वैसे गर्म फील नहीं होता है। बाकी इट कैन बी रिजिड। अब जैसे ग्लास है, मैं ग्लास को पकड़ के रखा हूँ, तो ग्लास के अंदर पानी है, फॉर एग्जांपल वो सिस्टम हो गया, एंड बाहर वाला चीज़ हो गया इट इज़ सराउंडिंग। तो जो ग्लास हो गया, जो पानी को सेपरेट कर रहा है, दैट इज़ माई बाउंड्री एंड इट इज़ रिजिड, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबल, अब फ्लेक्सिबल एनीथिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल बलून है, तो बलून के अंदर हवा है, वो मैंने उसको सिस्टम ले लिया, एंड बाहर वाला सराउंडिंग है, तो वो जो बाउंड्री है बलून है, आई कैन प्रेस इट, इट इज़ फ्लेक्सिबल, वो मतलब इट इज़ नॉट रिजिड, वो वाला पार्ट हो गया। इट कैन बी रियल, अब जैसे मैंने ग्लास को पकड़ा है, इट इज़ रियल। इमेजिनरी, जो मतलब रियल क्या हो गया, जिसको आप छू के महसूस कर सको, वो रियल हो गया। इमेजिनरी क्या होगा, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सको, छू ना सको। परमेबल भी हो गया, इट इज़ अलाउइंग यू, एंड इम्परमेबल। तो वैसे इमेजिनरी का ऐसे भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपने ऐसे एक कंटेनर ले लिया, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, ऐसे कंटेनर ले लिया, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई सिस्टम एंड रेस्ट एवरीथिंग हियर इज़ माई सराउंडिंग। ये पूरा सराउंडिंग है, दिस इज़ माई सराउंडिंग। सिस्टम क्या है? ये पानी। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इमेजिनरी का कैसे होगा, मतलब व्हाट इज़ द बाउंड्री हियर। तो फॉर एग्जांपल ये जो है, ये दिख रहा है, तो ये तो रियल बाउंड्री हो गया कि चलो मैं इसको टच करूँगा तो मुझे दिखेगा, अच्छा ये सराउंडिंग है, एंड ये मैं बाउंड्री, इसके बाहर, इसके आगे मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो आई कैन टच इट, आई कैन फील इट बाय टचिंग इट। बट यहाँ पे अगर मैं हाथ रखूँ तो आपको क्या लगेगा, अरे यहाँ पे हवा ही है, और अंदर हाथ रखूँ, अरे यहाँ तो पानी, मेरा हाथ गीला हो गया। तो सोचो यहाँ पे एक ऐसी एक इमेजिनरी सरफेस होगी जहाँ पे ये एकदम बीचों बीच होगा, क्योंकि इसके ऊपर करोगे तो हवा रहेगा, आपका हाथ सूखा रहेगा, इसके अंदर करोगे तो आप सिस्टम में आ गए, इसके ऊपर है तो सराउंडिंग में आ गए। तो कुछ तो ऐसा है जो आप छू नहीं सकते, पर आप महसूस कर सकते हो कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनको सेपरेट आउट कर रहा है। दैट इज़ योर इमेजिनरी थिंग। नाउ कमिंग टू सिस्टम, जो हम सिस्टम पढ़ रहे हैं, अब सिस्टम कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। एक हो गया आपका ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम, एंड ये लास्ट वन इज़ योर आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ पे MTHT क्या है? ये है मास ट्रांसफ़र और ये हीट ट्रांसफ़र है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने पानी रखा, आपने ऐसे ओपन फ्लास्क रखा, एंड यहाँ पे आप गर्म कर रहे हो, तो गर्म करने के बाद आपने देखा कि पानी इवापोरेट हो रहा है, तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है और मास भी ट्रांसफ़र हो रहा है ना, क्योंकि जो लिक्विड फॉर्म है वो ऊपर जाके वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो जो भी लिक्विड है वो ऊपर जा रहा है, सो मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट का भी ट्रांसफ़र हो रहा है। पर आपने यहाँ पे क्लोज वेसल रख दिया, तो हीट तो ट्रांसफ़र होगा। जैसे फॉर एग्जांपल है, मतलब कोई बॉटल है और इट इज़ हॉट, अंदर से गर्म पानी रखा है, तो उसका सरफेस से पास हो सकता है ना, हाँ, पानी वहीं पे ही है, पानी बाहर नहीं जा सकता,
इन एनी फॉर्म, लाइक पानी है तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर, उसका मास ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, पर हीट तो ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट ट्रांसफ़र हो सकता है क्लोज सिस्टम में। एंड आइसोलेटेड में क्या होता है कि आप एक ऐसा सिस्टम बना देते हो, एक ऐसी बाउंड्री होती है, जो हमने देखा अभी फ्लास्क वाले एग्जाम्पल पे, हमने अभी जो हमने ये एडियाबैटिक वाला नॉन कंडक्टिंग देखा है, तो फ्लास्क जैसे है, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र भी, मतलब मास ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, हीट ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका थर्मोस फ्लास्क, ठीक है। तो इसका और एग्जाम्पल क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्लासरूम हो गया। अब क्लासरूम में क्या है कि क्लासरूम में हम बच्चे बैठे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स हैं, तो सबका मास है, उनकी आत्मा है, तो उनकी आत्मा मतलब बॉडी की एनर्जी, खुद की हीट है ना, एनर्जी होती है, हीट होती है। तो फॉर एग्जांपल एक बच्चा बाहर चला गया, तो क्या हो गया, उसका मास चला गया एंड उसकी बॉडी की हीट भी साथ में ले गया। ऐसा तो नहीं है ना कि बच्चा चला गया और वहाँ रह गया, है ना। एंटी आप बोलते हो कि बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, ऐसे बोलते हो आप। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चा बाहर चला गया, तो उसका मास भी गया, साथ में बॉडी की हीट भी चली गई, तो मास ट्रांसफर भी हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया। क्लासरूम अर्थ हो गया। अब जैसे अर्थ एक प्लैनेट है, तो ऐसे बहुत सारे प्लैनेट है। तो फॉर एग्जांपल आज यहाँ से एक इंसान यहाँ से जाके दूसरे प्लैनेट पर जा रहा है, तो ये भी एक ओपन सिस्टम है कि यहाँ पे मास ट्रांसफर भी हो रहा है और हीट ट्रांसफर भी हो रहा है। दूसरा क्या है, सैटेलाइट इन द ऑर्बिट। जैसे अर्थ है, यहाँ पे ऑर्बिट पे, यहाँ पे इसके जो ऑर्बिट है, यहाँ पे सैटेलाइट है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो उसका मास थोड़ा ट्रांसफर हो रहा है कि चलो मैंने सिग्नल भेजा नीचे, अरे दादी वो मुझे अचार चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, वो चाहिए था, अब मुझे चिट्ठी भेजनी है। तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप नीचे जा रहे हो, खुद जा रहे हो नीचे, सिर्फ आपका यहाँ पे सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा है, आप खुद नहीं जा रहे हो, ना कुछ पहुँचा रहे हो। एनीथिंग इज़ नॉट गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर, ठीक है। वो मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है कि अरे चिट्ठी भेजनी थी, आपकी बहुत याद आ रही है, अब बहुत टाइम हो गया, अचार खाए हुए, अचार भेज दो ऊपर, है ना। तो सैटेलाइट वाला एग्जाम्पल हो गया ये चीज़ कि आइसोलेटेड सिस्टम में बताया आपको थर्मस फ्लास्क। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट आइसोलेटेड एग्जाम्पल, नहीं, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि थर्मस फ्लास्क होगा एंड उसके अंदर ऐसा है कि आपने 2 दिन के बाद आपने गर्म चाय डाली, 2 दिन के बाद आप फिर से खोल देखा आपको उतनी गर्म चाय मिल रही नहीं, क्योंकि हीट का ट्रांसफर हो जाता है, बहुत कम लेवल पे हो जाता है। तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल। सो व्हाट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, सो दैट इज़ अ होल यूनिवर्स। अगर आप यूनिवर्स को ऐसा मान लो प्रॉपर सिस्टम, क्योंकि क्या है कि यूनिवर्स, हम बोलते हैं ना यूनिवर्स के आगे कुछ नहीं, तो यूनिवर्स है तो उसके अंदर सब कुछ आपका सिस्टम हो गया एंड वही आपका सराउंडिंग हो गया एंड ये सबसे ऊपर है, इसके बाहर कुछ हमने डिफाइन नहीं किया। सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि हमें पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम के बाहर कुछ नहीं जाता, ना ही मास जाता है ना ही हीट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर फंक्शन। तो हमारे यहाँ पे 2 फंक्शंस है, एक हो गया हमारा स्टेट फंक्शन एंड दूसरा हमारा हो गया पाथ फंक्शन, ठीक है। इसको तो स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन के हिसाब से अगर जाऊँ तो दोज फंक्शन विच आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेट बट नॉट ऑन द पार्ट बाय विच दैट स्टेट हैज़ बीन अचीव्ड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक जगह पे खड़ा हूँ, एक स्टेशन पे यहाँ पे खड़ा हूँ एंड मैं दूसरे स्टेशन पे खड़ा हूँ। तो बात यहाँ पे ये कि ऐसी चीज़ जिनको ना रास्ते से मतलब नहीं है, उनको है कि मैं आज यहाँ पे हूँ तो कल मेरी स्थिति ये है, मुझे उससे मतलब है। अब मैं कौन सा रास्ता लूँ मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये एक स्टेट पे हो गया, ठीक है, कि यहीं पे है। तो ऐसे क्या क्या है, जैसे एनर्जी हो गई, जैसे यहाँ पे ई क्या है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी, एच क्या एंथैल्पी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, एंट्रोपी है, ये प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है। तो फॉर एग्जांपल एनर्जी ले लेता हूँ, तो एनर्जी क्या है कि फॉर एग्जांपल आज सिस्टम है कि एनर्जी आज है, स्टेट 1 है कि यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स हैं, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मैंने ऐसे बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ सिस्टम की एक एनर्जी है, पर कुछ देर बाद जैसे मैंने हीट प्रोवाइड किया, ठीक है, अब वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, मेरा काम हीट प्रोवाइड करना। उसके बाद पता चला वो जो E1 है वो बदल के E2 में बदल गया वो, तो अब पहले ये स्टेट थी, अब ये स्टेट हो गई। तो वो स्टेट फंक्शन हो गया कि जिनको रास्ते पे मतलब नहीं, उनको ये मतलब नहीं आप कहाँ से जाओ, आप ऐसा प्रोसेस, मतलब इसमें ऐसा प्रोसेस वाला चीज़ में स्टेट की चीज़ होती है, आप इसमें प्रोसेस नहीं देखते हो, लाइक किस तरीके से आप करने वाले वो चीज़ वो आप नहीं देखते हो। तो अगर आपको इसकी इंटरनल एनर्जी, फॉर एग्जांपल इंटरनल एनर्जी इसको बढ़ानी है, E1 से E2 करनी है, बढ़ानी घटानी कुछ भी करनी है, बस है कि E1 से आपको E2 करनी है, आप कुछ भी करो, आप उसमें वर्क डन करो, आप वर्क डन बाय द सिस्टम करो या फिर टू द सिस्टम करो, ठीक है, हीट दो या फिर हीट वहाँ से निकाल लो, एनीथिंग आप कुछ भी करो। पर है कि यहाँ पे स्टेट 1 इसकी है कि E1 पहले ये थी, बाद में E2 हो गई। तो ये ऐसा, इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें प्रोसेस पर डिपेंड नहीं है, यहाँ पाथ का मतलब प्रोसेस हो गया कि आप हीट दे के कर रहे हो, आप हीट की जगह वर्क भी कर सकते हो, आप वर्क भी कर सकते हो, आप हीट भी दे सकते हो। तो टू द सिस्टम, बाय द सिस्टम, फ्रॉम द सिस्टम, आप कुछ भी करो। तो ये चीज़ हो गई। अब प्रेशर भी हो गया, टेम्परेचर हो गया, एवरीथिंग। अब यहाँ पे लिखा है कि एवरी स्टेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एवरी स्टेट फंक्शन हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, मेजरेबल ऑन और अनमेजरेबल। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि इवन जो चीज़ होती है, अब मैंने यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ आपको कि स्टार्टिंग में मैंने बोला कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स है वो माइक्रो लेवल पे नहीं दिखता, वो मैक्रो लेवल पे दिखता है। तो हर एक
पार्टिकल का एनर्जी निकालना बहुत मुश्किल है, हम पूरे सिस्टम के निकालते हैं, एंड जब पूरे सिस्टम के निकालते इवन होता है। पर ये क्या ये मेजरेबल है? यस इट इज़ मेजरेबल, बट ये बहुत डिफिकल्ट है इसको निकालना, हम इसको निकाल नहीं सकते। एंड थर्मोडायनेमिक्स ये काम नहीं करता, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स मैक्रो पे देखता है, वो चेंज की बात करता है कि उसमें क्या बदलाव हुआ। क्योंकि जब अगर आप इंटरनल एनर्जी निकालते हो सिस्टम की, तो उसमें सारे पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी निकलती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गया, काइनेटिक में उसकी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और उसकी वाइब्रेशनल। फिर हर एक का इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, आपको सारे एनर्जीज़ को ऐड करना पड़ेगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट है करना, इसलिए हम कभी भी E1 ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हम E2 डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। हाँ, हम इनका चेंज निकाल सकते कि पहले E1 था एंड अभी E2 हो गया, इसमें क्या चेंजेस हुए वो हम निकाल सकते हैं इसमें। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। एंड इसलिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा है कि स्टेट फंक्शन हैज़ अ फिक्स वैल्यू, उसकी फिक्स वैल्यू होगी। वो मेजरेबल भी हो सकता है, वो अनमेजरेबल भी हो सकता है, ठीक है। अब अनमेजरेबल का मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू नहीं होगी, कोई भी चीज़ अनमेजरेबल का ऐसा मतलब नहीं होता कि उसकी वैल्यू नहीं होगी। द थिंग इज़ कि हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। सो इसका अनमेजरेबल का ऐसे मत सोचिए कि उसकी वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू होगी, बट इट कैन मेजरेबल। जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो एंथैल्पी, एंट्रोफीज और हमारा इंटरनल एनर्जी वो नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो याद रखना स्टेट फंक्शन की एक फिक्स वैल्यू ज़रूर होती है एट अ पर्टिकुलर स्टेट, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट पे हम उसकी निकाल सकते हैं कि E1 हो गया। अब E1 की वैल्यू होगी, वो अलग बात है कि हम उसको निकाल नहीं पा रहे, अनमेजरेबल है। प्रेशर है, P1 है, उसकी वैल्यू है, चलो उसको मेजर कर पा रहे हैं, तो वो एक स्टेट के लिए कि उस जगह के लिए उसका ये है। अब उस पर जो भी प्रोसेस होते हैं तो उसके बाद वो एक स्टेट 2 पे चले जाता है, पर वो जो भी प्रोसेस हो हमें नहीं पता, वो उससे वो बदलने वाला नहीं है उस चीज़ से। उसको इट विल नॉट डिपेंड कि ये प्रोसेस से अब P1 है, P1 से P2 गया, अब आप एक प्रोसेस कर रहे हो, आप एक दूसरा प्रोसेस कर रहे हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट जाएगा ना, तो आप कोई भी तरीके से करो वो यही होने वाला है, इट विल हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। देन व्हाट इज़ द पाथ फंक्शन? पाथ फंक्शन इज़ हीट एंड वर्क, ये दोनों पाथ फंक्शन है। तो पाथ फंक्शन को डिपेंड कि उसमें करना क्या है, दोज फंक्शन विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो ये तो किताबी भाषा होगी कि जो पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं वो पाथ फंक्शन, जो पाथ पे नहीं डिपेंड कर रहे वो स्टेट फंक्शन। पर उसका रियल मीनिंग, जैसे स्टेट का मैंने बताया कि पर्टिकुलर स्टेट पे है, अब पाथ फंक्शन क्या हो गया, ठीक है। दूसरा पे पढ़ लेते हैं। इट मीन्स अ प्रोसेस मस्ट अकर टू डिफाइन या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी पाथ फंक्शन। अच्छा, क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जाम्पल, अब एक ऑटो वाला है, ठीक है, एक ऑटो वाले का एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक ऑटो वाला है, वो बस ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, अपना ऑटो रखा हुआ है। आप जाके से पूछ रहे और आज कितनी मेहनत की, आपने कितना वर्क किया, तो बोलेगा यार क्या फालतू बकवास कर रहे हो यार, मतलब वो गाली देगा आपको फालतू में। क्यों? क्योंकि अभी वो एक ही स्टेट में है। अब वो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप उसको बोलो कि आज अच्छा मुझे ना यहाँ घूमना है और मुझे ना ये मेरा डेस्टिनेशन है, तो आप उसको बताओ कि ठीक है आपको जाना है, तो फिर आपने उसको बोला कि नहीं मुझे ना ये बाज़ार से होते हुए जाना है, या फिर मुझे ना आप ना ये लेक के किनारे से ले चलो। मतलब एक स्टेट है, आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, ठीक है, पर आप यहाँ पे आप उसको बता रहे हो कि ना मुझे ऐसे ले जाओ, या फिर मुझे उस तरफ से ले जाओ, मुझे ना वो उस चौक से लेके जाओ, मुझे बीच में कुछ काम है, ऐसे करते करते। तो क्या होगा ना, यहाँ पे प्रोसेस पे डिपेंड करता है वो कि कैसे जाने वाले हो, यहाँ पे पाथ पे डिपेंड करता है। अब एग्जांपल, ऑटो वाला लंबा रास्ता लिया तो ज़्यादा पैसा लेगा, और शॉर्टकट लिया तो कम पैसा लेगा। तो यहाँ पे वो पैसा मतलब वो करेंसी, वो क्या वर्क है, उसका वर्क डन है, तो वो डिपेंड करता है पाथ पे कि वो कैसे जा रहा है। इसलिए बोलते हैं कि वो स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। स्टेट से मतलब क्या है, तो यहाँ पे इट इज़ सिंपल कि ये प्रोसेस पे डिफाइंड है। यहाँ पे प्रोसेस जैसी कुछ चीज़ नहीं होती, यहाँ पे है कि एक स्टेट है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी E1 है, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी E2 है। अब दैट इज़ अ थिंग। पर आप एक पर्टिकुलर स्टेट पर वर्क को कैसे डिफाइन करोगे? अगर ऑटो रुका हुआ है तो कहाँ वर्क हो रहा है, कहाँ हीट हो रहा है? मतलब अगर वर्क का एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल, तो ऑटो वाले जगह पे खड़ा है, यहाँ पे इस जगह पे ऑटो वाला खड़ा है, यहाँ कुछ वर्क नहीं हो रहा है। इस जगह पे ऑटो वाला खड़ा है, कुछ नहीं। हाँ, आप इसको जिस तरीके से ले जाओगे वो डिफाइन करेगा कि आप कैसे ले जाओगे, तो उस हिसाब से वर्क डिफाइन होगा। तो जो हमारे प्रोसेसेस जो भी होते हैं वो आपका पाथ फंक्शन होता है। तो अब अगर आप वापस पढ़ेंगे, इट मीन्स अ प्रोसेस मस्ट अगर टू कैलकुलेट, क्योंकि आप इस पाथ से ले जाओगे तो अलग खर्चा होगा, इस पाथ से ले जाओगे तो अलग खर्चा होगा, तीसरे से लेकर अलग खर्चा होगा। इसलिए हम बोलेंगे कि इस 1 से पाथ 1, पार्ट 2, पाथ 3 जो है, तो W1, W2, W3 सब इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट इज़ अवर प्रॉपर्टीज़। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ फॉर अ गिवन सैम्पल। हम यहाँ पे गिवन सैम्पल के लिए वर्क कर रहे हैं। तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट और साइज़, वो इंटेंसिव है, उसको साइज़ अमाउंट से मैटर नहीं करता,
वो बदलेगा नहीं, वो वैसे ही रहेगा। और हम ये जो भी चीज़ करने वाले हैं ना, ये गिवन सैंपल पे करेंगे, मतलब हम सैंपल के साथ छेड़छाड़ी नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वाली बात यहाँ पे होगी। तो ये फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंटेनर लिया हुआ है, यहाँ पे एक आइडल गैस भरा हुआ है, तो यहाँ पे प्रेशर फॉर एग्जांपल 2 atm है, वॉल्यूम 2 लीटर है, टेम्परेचर मैंने 300 केल्विन कर दिया है। मोल आप PV = nRT से लगा सकते हो। सो रेस्ट ऑफ द थिंग यू कैन फाइंड इट। अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे सैम्पल से छेड़छाड़ी नहीं करने वाले हो, तभी आप ये प्रॉपर्टी पढ़ सकते हो। अब कैसे? नो इन एंड आउट। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे कुछ मोल्स निकाल लिया, ठीक है, इधर से कुछ डाल दिया, मोल्स ऐड कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। नो हीटिंग और कूलिंग, ऐसा नहीं बर्नर लगा दिया और उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो, वैसा भी नहीं कर सकते, ठीक है। नॉट यूजिंग एनी पिस्टन, ऐसा नहीं कि आप पिस्टन से दबा रहे हो कि नहीं दबा तो दिया कोई बात नहीं, या फिर चलो ऊपर तो कर दिया, उससे प्रेशर वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मतलब आपको इसको अनटच करके रखना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो सैंपल है, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब मैंने क्या किया, ये कंडीशन में मैंने सिर्फ हाफ वेसल ले लिया, अमाउंट हाफ कर दिया। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अमाउंट हाफ करने से, मतलब अगर मैं हाफ यहाँ पे सिर्फ इस वाले पार्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या क्या बदल रहा है, क्योंकि जो बदल जाएगा वो एक्सटेंसिव होगा, क्योंकि वो उसको वो डिपेंड करेगा साइज़ और अमाउंट पे। और जो इंटेंसिव होगा वो बोलेगा हाँ भाई अमाउंट और साइज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको हाफ़ किया, तो हाफ़ करने से मैंने देखा कि अरे यार वॉल्यूम 2 लीटर था, वो 1 लीटर हो गया। और जब मैंने हाफ़ किया तो पूरे मोल्स थे x, तो ये x/2 हो गए। प्रेशर बदला नहीं, प्रेशर तो नहीं बदला, प्रेशर तो उतना ही है। पूरे कंटेनर में जो प्रेशर है वो भी इधर भी उतना ही होगा, इधर भी उतना ही होगा, पूरे में भी उतना ही होगा। टेम्परेचर हर जगह है, यहाँ पे जो टेम्परेचर वहीं यहाँ पे जो टेम्परेचर वहीं यहाँ पे है, टेम्परेचर वही है। तो ये दोनों एक्सटेंसिव हो गए, ये दोनों इंटेंसिव हो गए हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ याद करने से क्या है, इंटेंसिव यहाँ पे इन से डो नॉट डिपेंड, एक्सटेंसिव एक्स बहुत डिपेंड करती है ना, एक्स डिमांडिंग होती है, डिपेंड करती है, बहुत दिक्कत देती है, तो वो डिपेंड है, तो वैसा हो गया, ऐसे याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट थिंग इज़ द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी गिव्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे यही है कि जब आप कभी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव बदलना चाहते हो, तो आप उसको यूनिट मास में ले लो। फॉर एग्जांपल डेंसिटी है, तो डेंसिटी कैसे बना, मैंने दो एक्सटेंसिव चीज़ ले लिए, तो उन दोनों का क्या है कि जैसे मैंने उनको एक पर्टिकुलर यूनिट पे डिफाइन कर दिया मैंने, तो वो इंटेंसिव बन गया, फिर वो बदलने नहीं वाला। तो फॉर डेंसिटी क्या, मास है, तो मास तो क्या है, एक्सटेंसिव है, पर मैंने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए ले लिया कि भाई इतने वॉल्यूम पे मैं मास देखूंगा। तो आप ऐसे भी छिड़कानी नहीं कर सकते, तो वॉल्यूम फिक्स्ड हो गया एंड उसी का ही मास देख रहे हो, तो इंटेंसिव फिर बदलने नहीं वाला, ठीक है। तो दिया वाला पार्ट हमारा सबसे बेसिक था, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, पार्ट ऑफ यूनिवर्स। उसके बाद फिर हमने फंक्शन सिस्टम देखा, फंक्शंस देखे एंड हमने प्रॉपर्टीज़ देखे। इसके बाद हम डाइव इन करने वाले हैं इंटरनल एनर्जी के ऊपर। अब ये क्या होती है, तो बाय डेफिनेशन इट मीन्स कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम पे बात करेंगे, हम सिस्टम पे बात कर रहे हैं, इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ डिफरेंट एनर्जीज एसोसिएटेड विद इट्स एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे बात क्या है कि जब हम एक इंटरनल एनर्जी निकालते हैं एक सिस्टम की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, तो बहुत सारे यहाँ पे एटम्स है, ये है, तो यहाँ पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो हम एक तरह से इंटरनल एनर्जी को निकालने के लिए सारे एनर्जीज को ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं पे हमें एक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मिलेगी। इसलिए ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस, मैंने बताया था कि इसको ऐसा निकालना बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस। और थर्मो ये चीज़ नहीं देखता, थर्मो माइक्रोस्कोप लेवल पे नहीं देखता कि बैठ के सारे एनर्जीज निकाल रहा है। वो देखेगा कि एनर्जी थी, उसके बाद वो एनर्जी बदल गई, तो कैसे बदली, क्यों बदली, हीट से बदली, वर्क से बदली, वो चेंज वो हमें थर्मो बताती है। वो चीज़ होगी कि नहीं होगी और कैसे होगी, वो चीज़ हमारा थर्मो देखेगा। अब इसको पढ़ने से पहले, बिफोर डाइविंग इनटू द हमारा जो भी ज़ीरोथ लॉ पे है, हम ये चीज़ अभी पढ़ने वाले हैं अबाउट इक्विलिब्रियम वाला पार्ट। तो हमने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हमने फिजिक्स में सब पढ़ा हुआ है। ये बहुत ईजी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास चैम्बर रखा है एंड मैंने यहाँ पे बीच में एक मूवेबल पिस्टन डाल के रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने गैस ए और गैस बी यहाँ पे भरा एंड मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि जो प्रेशर है वो ज़्यादा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोल रहा हूँ नॉट प्रेशर, गैस से गैस भी है, ठीक है। तो क्या होगा, एक टाइम पे क्या होगा कि पिस्टन अपने आप को मूव करके एडजस्ट कर लेगा और रेस्ट पे आ जाएगा एंड फिर दोनों का प्रेशर ये हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि गैस भी, फॉर एग्जांपल गैस भी ज़्यादा हो, पहले ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, है ना, मतलब फॉर एग्जांपल गैस बी का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा और गैस ए से, तो फॉर एग्जांपल ज़्यादा प्रेशर लगा हुआ इस कंपेरेटिवली, तो ये मूवेबल पिस्टन है, वो अपने आप से एडजस्ट कर लेगा। कब तक एडजस्ट करे, जब तक आपका इक्विलिब्रियम ना आ जाए, दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एक बार वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब दोनों प्रेशर बराबर हो जाएंगे। सो दिस इज अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। पर हम थर्मो पढ़ रहे हैं, तो थर्मो में हम यहाँ पे एक तरह से थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये तो प्रेशर की बात होगी, पर हम थर्मल, ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है।
पर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करना चाहेंगे। और थर्मल से पहले विल डाइव इनटू टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या होता है। अब टेम्परेचर ऐसा चीज़ है ना कि अगर मैं बोलूँ ना कि टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब बता नहीं पाते लोग। मतलब अगर मैं ऐसे पूछूं कि टेम्परेचर क्या है, तो उनका मतलब यही कहना होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, हॉटनेस और कोल्डनेस ही होता है। मैं बोला है ऐसे ऐसा क्या, मतलब इसका फीलिंग क्या, मतलब इसका मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, मतलब इसका शब्द में थोड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे लिखने में मार्क्स मिल जाएंगे, पर मैं समझ नहीं आ रहा मुझे ये है क्या ये चीज़। तो बोला ठीक है इसको समझाते हैं। तो समझाने से पहले क्या है कि एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे एक कैरेक्टर है सुनील, ठीक है। ये सुनील है, यहाँ पे बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है, ठीक है, मैदान में रहता है। इसकी एक बहुत अच्छी दोस्त है डिम्पल, और वो डिम्पल क्या है, वो हिली एरिया में रहती है। तो एक बार डिम्पल ने इसको इन्वाइट किया कि आओ मेरे घर कभी साथ में खेलेंगे होली ठीक है। तो वो गया वो, एंड वो जाने के बाद जैसे ही वो हिली एरिया में गया, तो हिली एरिया में जनरली टेम्परेचर कम होता है। तो उसको ना मतलब ऐसे ठंडी लग रही थी कि यार मुझको बहुत ठंडा लग रहा है। तो उसको बोला डिम्पल यार मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। डिम्पल बोली कहाँ ठंडा लग रहा है, नॉर्मल तो लग रहा है, क्योंकि डिम्पल तो वहाँ पे हैबिचुएटेड है, तो उसको उतना ठंडा नहीं लग रहा। और सुनील क्या है कि ऐसे मैदान में रहता है, डाउन टू अर्थ बंदा है, अपना ज़मीन पे छुआ, तो हिली एरिया में चला गया और उसको वहाँ पे ठंडी लग रही है। तो क्या आप यहाँ पे बोल सकते हो क्या कि यहाँ पे जो सुनील की डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, मतलब डिग्री ऑफ कोल्डनेस है, एंड डिम्पल की डिग्री ऑफ कोल्डनेस वो अलग है। मतलब एक आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पे दो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि टेम्परेचर का मतलब आप तो ये बोल रहे हो कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसकी डिग्री ऑफ कोल्डनेस अलग है एंड इसकी डिग्री ऑफ कोल्डनेस अलग है, तो आप बोलना चाहते हो कि T1 और T2 है। तो क्या आप यहाँ पे ये बोलना चाहते हो कि यहाँ पे दो टेम्परेचर है, पर ऐसा तो नहीं है मेरे दोस्त, टेम्परेचर तो एक ही है यहाँ पे। इसलिए जो चीज़ है ना वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता कि आप बोलो कि टेम्परेचर का मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। तो व्हाट इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब व्हाट इज़ द डेफिनेशन है, पर फीलिंग भी लेंगे हम इसकी। तो इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी, मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, इसको हम निकाल नहीं सकते ऐसे, मतलब ये ऐसे डेफिनेट नहीं है कि आप इसको एक ऐसी प्रॉपर्टी टेम्परेचर है जो आप डेफिनेटली आप इसको निकाल सकते हो, नहीं। इफ़ वी कैनॉट मेजर डायरेक्टली, हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इसको मेजर करने के लिए हमें ना किसी और प्रॉपर्टी की, प्रोसेस प्रॉपर्टी की हमें मतलब ज़रूरत पड़ेगी। अब आप बोलोगे अच्छा थर्मोमीटर में तो हम टेम्परेचर देखते हैं, उसमें तो डायरेक्ट निकल जाता है। तो मैंने बोला सुनील आ जाओ बेटा, सुनील इधर आया, सुनील आया, उसको बुखार हो गया था, उसका मुंह यहाँ बहुत लाल हो गया। डिम्पल आई ठीक है, थर्मोमीटर लेके, अभी थर्मोमीटर होता है ऐसे यहाँ पे ना रीडिंग्स होते हैं ऐसे, तो वो बताता है। पहले के ज़माने में क्या था ना, जो थर्मोमीटर सब पढ़ नहीं पाते थे मोहल्ले में, तो मोहल्ले में जो एक दो होते थे तो जो थर्मोमीटर पढ़ पाते थे उनकी मतलब बहुत इज्जत होती थी कि भाई अरे यार इसको थर्मोमीटर पढ़ने आता है, रीडिंग लेने आता है। तो इसमें क्या है कि जब ये थर्मोमीटर डिम्पल ने डाला इसके मुँह में कि उसका टेम्परेचर देखते हैं कि क्या होगा, तो इसमें हम देख क्या रहे हैं, तो उसमें कुछ नहीं, जो भी टेम्परेचर इसका है वो क्या है, वो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे मर्क्यूरी है ऐसा लिक्विड फॉर्म। तो वो टेम्परेचर क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं, वो एक्सपैंड हो रहा है, नथिंग बट वो एक्सपैंड हो रहा है। तो हम बोलते हैं कि जो जितना एक्सपैंड होगा आपका मर्क्यूरी का लिक्विड, जो मर्क्यूरी लिक्विड है, वो जितना एक्सपैंड होगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उतना बुखार होगा। तो हम डायरेक्टली टेम्परेचर को निकाल रहे हैं, हम एज अ मर्क्यूरी का वॉल्यूम का एक्सपेंशन के हिसाब से हम देख रहे हैं। तो हम डायरेक्ट टेम्परेचर मेजर नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी के हिसाब से हम बता रहे हैं कि उसको ज़्यादा बुखार है कि नहीं है। तो वो रीडिंग्स वैसे उसके हिसाब से हम रीडिंग बताते हैं कि अच्छा 101 डिग्री फ़ारेनहीट ऐसा टेम्परेचर इसका है, तो उसको बुखार हो गया है। तो ये तरीका होता है। इसी के साथ हम लोग अभी आज हम जीरोथ लॉ भी हम टच करने वाले हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, देखो सबसे पहले क्या ना, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ थे, देन उसमें हमें कंक्लूजन मिला एंड देन उससे ही एक कंक्लूजन मिलने के बाद हमने इसको एज अ ये जीरोथ लॉ डाल दिया, ठीक है। तो उसको हमने सबसे स्टार्टिंग में डाल दिया। अब जीरोथ लॉ से बोलता क्या है, उसका कहना ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर सिस्टम ए, सिस्टम बी, सिस्टम सी है, तो फॉर एग्जाम्पल सिस्टम ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, एंड उसी के साथ अगर सिस्टम बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल देन इसे हम कह सकते हैं कि ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये हमारा दावा है, मतलब ये ऐसा है। इसी के साथ हम यहाँ पे वर्क, एनर्जी और हीट, क्योंकि हम अभी तक इतनी बार एनर्जी की बात कर चुके हैं, हम हीट के बारे में बात कर चुके हैं, हम वर्क के बारे में थोड़ा बहुत अभी डिस्कस किया हमने, बहुत बार ऐसे वर्क बोला, हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी बोला। तो इन तीनों में अंतर क्या है, क्योंकि अगर हम बोलो वर्क, हीट, एनर्जी, हम सबका यूनिट जूल बोलते हैं, हम पढ़ते हैं। क्या आपको सच में रियल मतलब पता है एनर्जी का, हीट का, वर्क का, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ दैट? तो वही हम जानेंगे कि होता क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो एनर्जी ट्रांसफ़र कैन टेक्स प्लेस इन 2 मोड्स। तो एक्चुअली एनर्जी का ट्रांसफ़र हीट और वर्क में होता है। तो दिस इज़ द डिफरेंस कि एनर्जी का आदान प्रदान जो भी हो रहा है, इट कैन चेंज इट्स फॉर्म, सो इट विल फॉर्म इनटू हीट, मतलब इट कैन ट्रांसफ़र, जो भी एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो हीट या तो वर्क के फॉर्म में होगा। तो अब हमें हीट और वर्क के बारे में पढ़ना है कि हीट और वर्क में होता क्या, व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस एंड व्हाट इज़ द रियल फीलिंग ऑफ देम। तो हीट का मतलब क्या है,
तो हीट का मतलब क्या है, व्हेन द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, मेक सेंस, थोड़ा समझ में आ रहा है, पर मुझे थोड़ा फील करना है। तो कुछ नहीं, मैं क्या किया, मैं एक आयरन का एक रॉड या फिर एक आयरन का एक बॉल या फिर क्यूब फॉर एग्जांपल, कुछ भी एक आयरन का मैंने लेके आ गया यहाँ पे मेटल, एंड वो बहुत गर्म था, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का था, बहुत गर्म था वो हमारा सिस्टम है, बाकी सराउंडिंग है, एंड सराउंडिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड का है। तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि धीरे धीरे आयरन का वो जो ब्लॉक है वो धीरे धीरे कूल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एनर्जीज जो है फ्लो हो रही है। तो एनर्जी क्या फ्लो हो रही है, एक्चुअली हीट फ्लो हो रही है, एनर्जी चेंज हो रहा है। तो क्या बोल रहा है, एनर्जी चेंज हो रहा है, देखो ना, व्हेन द एनर्जी सिस्टम चेंजेस, इट इज़ चेंजिंग सिस्टम, इस देखो सिस्टम है ना, इसकी एनर्जी चेंज हो रही है एज अ रिजल्ट। क्यों? टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है। तो दिस इज हीट की एनर्जी, क्योंकि देखो ना सिस्टम, अभी हमने बोला ना इंटरनल एनर्जी होती है, ये सिस्टम है आपका, ये जो सिस्टम है आपका सिस्टम है, इसकी एनर्जी इवन थी, थोड़ी देर के बाद इसकी एनर्जी E2 हो गई। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, पर आपने ऐसे सराउंडिंग में रखा तो हीट का फ्लो होने लग गया। एंड ये क्यों हो रहा है, ये आपको पता चलेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में, जो स्लॉट है, तो उसमें फिर स्पॉन्टेनिटी, जो स्टार्टिंग में बोला ना कि जो गर्म कप है चाय का या कॉफ़ी का, तो वो ठंडा क्यों हो रहा है, और ऐसा क्यों नहीं वो खुद गर्म हो रहा है। ठंडी चीज़ गर्म हो रही है, गर्म चीज़ क्यों ठंडी, मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि अगर गर्म चीज़ ठंडी हो रही है तो ठंडी चीज़ क्यों नहीं गर्म हो रही है, क्योंकि उसका एक स्पॉन्टेनिटी होता है, एक चीज़ होती है, एंट्रोफी होती है, दैट हम उसको आगे पढ़ेंगे। सो हर चीज़ मैटर करता है, ये हमें थर्मोडायनेमिक्स ही वो चीज़ है जो मैं बताता है क्या होगा एंड क्या नहीं होगा। इसलिए गर्म से ठंडा हो सकता है, पर ठंडा से गर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, तो ये गर्म था, यहाँ पे कोल्ड पे चला गया वो, तो हीट ट्रांसफ़र हो गई एंड उससे वजह से एनर्जी चेंज हो गया। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी दो चीज़ से चेंज हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, या तो हीट है तो वर्क। तो पहले हमने हीट देख लिया। अब क्या, हीट स्टैटिक नहीं होता है, ऐसा नहीं कि खड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, इट ऑलवेज फ्लो, ये एक एनर्जी का फ्लो है, डायनामिक्स है यार, डायनामिक्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब वर्क हो गया, तो वर्क यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऐसे ही एक अगर हम पढ़ेंगे जो कि बहुत किताब में रहता है, इट इज़ की वर्क इज़ डन टू अचीव मोशन अगेंस्ट एन अपोजिंग फोर्स। कि फॉर एग्जांपल आपने एक वेट को उठा लिया, यहाँ पत्थर रखा था, अब उसने उसको उठा लिया अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे लगती है ना, तो उसके अगेंस्ट एक फोर्स आपने उसको उठाया, तो आपने एक वर्क किया, ठीक है। तो दैट इज़ योर मैकेनिकल वर्क, ठीक है, ये मैकेनिकल वर्क हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेके आ जाए, हम इसको आप छोड़िए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है, मैंने यहाँ पे पिस्टन डाल के रखा है, मूवेबल पिस्टन है, एंड यहाँ पे मैंने ऐसे गैस डालकर यहाँ पे गैस फिल्ड है। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि जो प्रेशर ऑफ गैस है वो बाहर, एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या होगा यहाँ पे, कुछ नहीं होगा, ये ऊपर मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, तो वर्क हो रहा है ना। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे क्लिप से बांध के रख दूँ तो कुछ नहीं होगा, ये ऐसे बंद करेगा, पर जैसे ही एज सून एज मैं क्लिप को हटा दूँ, ये अपने आप ऊपर चले जाएगा इक्विलिब्रियम में जाने के लिए। पर ये क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि जब तक प्रेशर एक्सटर्नल गैस के बराबर ना हो जाए तब तक ये ऊपर जाएगा, एंड ऊपर जाने के बाद क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाने के बाद हम बोलेंगे ये चीज़ यहाँ पे वर्क हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो प्रोसेस ऑफ रेजिंग अ वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि आप उसको नॉर्मलाइज करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में हम लेके आने चाहते थे उसको, क्योंकि प्रेशर ऑफ द गैस ज़्यादा है इससे, तो जाहिर सी बात है ये ऊपर जाना चाहेगा, एंड जब ऊपर जाएगा तो ये वर्क करेगा, तो यहाँ पे वर्क हो गया, बस वही चीज़ है। पर यहाँ पे है कि ये चीज़ मेरे को समझ में, पर ये हमेशा के लिए होगा क्या, क्योंकि वर्क सिर्फ मैकेनिकल नहीं होता, वर्क कैन भी इलेक्ट्रिक वर्क भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पानी है और आपने यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक रॉड होता है, वहाँ पे आपने डाला एंड पानी गर्म हो रहा है, तो इसका प्रॉपर वर्क का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्क जो हम बोले। क्योंकि मैकेनिकल वर्क तो हमें समझ में आता है, ये सब चीज़ तो फिजिक्स में पढ़ लेते हैं कि वर्क डन हो गया है, पर ऐसे वर्क का क्या मतलब है। तो अगर मैं आपको वर्क का सही डेफिनेशन दूं, जो कि किताब में जनरली मिलता नहीं है, तो इट इज़ द प्रोसेस डज वर्क इफ़ इन प्रिंसिपल इट कैन बी यूज टू रेज अ वेट समवेयर इन द सराउंडिंग। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं, तो इसमें जितना वर्क लग रहा है, मतलब जो भी लग रहा है, उसके बजाय अगर आप बाहर जाके सराउंडिंग में एक पत्थर उठा लेते हैं, उसमें जो वर्क डन लगेगा वही आपका वर्क होगा। अभी सुनने में अजीब सा लगता है कि मतलब समझ में नहीं आया कि ये इलेक्ट्रिकल वर्क है तो उसको पत्थर क्यों उठाना। तो बात यही है दोस्त कि जो वर्क होता है ना, मतलब कुछ भी, जैसे अगर ये पानी है तो पानी में हम गर्म कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हीट दिया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है ना, एनर्जी है ना वो इलेक्ट्रिकल, तो वो उसको क्या कर रही है, वो जा रही है इलेक्ट्रिक, एंड वो फिर उसको वो प्रोसेस काम कर रही है, वो प्रोसेस कर रही है, हमने बोला ना प्रोसेस, वो प्रोसेस कर रही है। तो जब वो प्रोसेस वैसे कर रही है
तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, हम ये बोल रहे हैं कि वो वर्क की जगह सेम वर्क अगर हम एक पत्थर को उठाने में लगा दें, वो उसी को हम प्रॉपर वर्क बोलते हैं। एंड इट कैन बी इलेक्ट्रिकल, इट कैन बी मैकेनिकल। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मेन हीट वाला चीज़ समझ में आता है। एंड हर चीज़ क्या है ना, हमें प्रॉपर वे से हम उसको समझा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत चीज़ को ना ऐसा टर्म दे दिया कि अच्छा इसको वर्क बोलेंगे, इसको हीट बोलेंगे, पर दिस इज़ एक्चुअली वेरी क्लोज टू इट्स फील। इतना दे सकता हूँ इस चीज़ को लेके। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तो हम हमेशा देखते हैं एंड मेक सेंस, पर कुछ कुछ चीज़ ऐसी होती है ना, लाइक क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, उसमें सेंस आपको नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। तो हर चीज़ का सेंस नहीं बन पाता है, पर फिर भी वी आर डूइंग इट, हम रिसर्च अभी भी कर रहे हैं उस पर। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ है कि फॉर एग्जांपल हम हीट और क्या बोलते हैं वर्क को समझे, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास एक सिस्टम है, यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है इस सराउंडिंग में। तो एक चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अलग ही एक मेस पार्ट बना हुआ है कि हर एक अलग यूनिट डायरेक्शन, मतलब मल्टी डायरेक्शन में चीज़ें मूव हो रही है, वहाँ जा रही है, एंड यहाँ पे यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो यहाँ पे ये हमारा हीट होगा और ये हमारा वर्क होगा, क्योंकि आप अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आप जब यहाँ पे देख रहे हो कि हीट होती है वो फ्लो होती है, बस वो गर्म से वो ठंडा जाना चाहता है, वो सराउंडिंग की तरफ, वो हर तरफ से। पर अगर मैं यहीं पे एक चीज़, मैंने यहाँ पे ब्लॉक रख दिया और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल है, तो मैंने बोला ना ये पिस्टन ऊपर जाएगा, तो ये जब ऊपर जाएगा ये ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, एंड इसके जितने पार्टिकल्स हैं ये भी ऊपर जाएंगे। तो ये क्या, ये एक डायरेक्शन में जा रहा है ना, समझ में आएगा ना। ये जो पिस्टन है ये ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने इसको दिखाने के लिए यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया, तो ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है और ब्लॉक के जितने पार्टिकल्स वो भी एक ही डायरेक्शन में ऊपर जाएंगे। सो दिस इज़ वाई यू कैन से दैट दिस इज़ योर वर्क एंड दिस इज़ योर हीट। एंड अब हम लोग साइन कन्वेंशन पे आते हैं। तो हमारा जैसे साइन कन्वेंशन सिंपल सा होता है कि सिस्टम में अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, एंड सिस्टम की अगर इंटरनल एनर्जी घटेगी तो हम उसको नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूँगा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो अब सिस्टम पे वर्क कर रहे हो तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो हम इसको लेंगे, मतलब पॉजिटिव लेंगे। एंड सिस्टम पे वर्क, मतलब बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम पे वर्क होना एंड सिस्टम वर्क करना में डिफरेंस है। तो सिस्टम पे वर्क करके आप उसकी एनर्जी बढ़ा दी तो हम इस वाले वर्क को पॉजिटिव लेंगे, एंड सिस्टम ने वर्क किया, बाय द सिस्टम हुआ, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो नेगेटिव लेंगे। सेम हीट आपने हीट दी टू द सिस्टम आपने हीट दी तो एनर्जी बढ़ गई, तो पॉजिटिव लेंगे ऐसे हीट को। और फ्रॉम द सिस्टम से एनर्जी हीट चली गई तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा मेन फोकस इसमें है, एनर्जी बढ़ा तो पॉजिटिव, एनर्जी घटा तो नेगेटिव। तो ये वाला चार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन हमें यहाँ पे आता है कि यार हम जब फिज़िक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये जो पार्ट होता है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम, इसको पॉजिटिव लेते हैं यार, इससे ऐसे पॉजिटिव क्यों लेते हैं इसको। तो मतलब क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैकेनिकल इंजीनियर है, फिजिक्स वाला पार्ट है, अब वो क्या देखेगा कि यार मुझे ये जो सिस्टम है ना, इसको एज अ मशीन ट्रीट करता है वो मशीन, कि यार मुझे इससे ना ऐसा वर्क निकलवाना है, तो जितना ज़्यादा वर्क निकलेगा उतनी अच्छी बात है, तो मैं उसको पॉजिटिव मानूंगा। इसलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो यहाँ पे खड़ा होता है एंड वो सिस्टम को बोलता है कि तुम वर्क करो यार, तुम जितना अच्छा वर्क करोगे मैं तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा, उतना वो अच्छा देगा। पर हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री में, तो केमिकल इंजीनियरिंग ये सोचता है कि अब मुझे थोड़ी ना किसी से वर्क ये कराना, मुझे देखना है कि मुझे इसको मेंटेन करके रखना है। अब क्या है कि कल को उस पर वर्क हुआ तो एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी अंदर की एनर्जी, और अगर इस पे वर्क हुआ तो एनर्जी बढ़ेगी, और अगर ये वर्क कर रहा है तो उसकी एनर्जी घट रही है, तो इवेंचुअली उसको नेगेटिव ले लिया। तो ये जो डायग्राम है ना, कि ये खुद ये इंसान बाहर से खड़ा होकर उसको देख रहा है, और एक है कि खुद अंदर चला गया, तो हम एक तरह से सिस्टम के अंदर बैठ के ये चीज़ कर रहे हैं। इसलिए हमारा साइन कन्वेंशन जो है केमिस्ट्री में अलग हो जाता है, फिजिक्स में अलग होता है, पर फील तो सेम है, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए हमने क्या क्या देखा, एक बार समराइज़ करता हूँ। आज के लिए हमने देखा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उसके क्या मेरिट्स है, लिमिटेशंस है। हमने यूनिवर्स देखा, हमने ये चीज़ देखा कि माइक्रोस्कोपिक लिमिटेशन में एंड उसका मेरिट्स देखा। पार्ट्स हमने देखा, बाउंड्रीज, सिस्टम सराउंडिंग, फिर टाइप ऑफ सिस्टम हमने देखा, एंड उसके बाद फिर हमने फंक्शंस देखे, स्टेट फंक्शन क्या होता है, आपका पाथ फंक्शन क्या होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, प्रॉपर्टीज़ देखी, इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। फिर हमने देखा इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या होता है, व्हाट इज़ दैट। तो हमने देखा कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड, मेजर कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेजर नहीं कर सकते, पर डिफिकल्ट होता है, एंड थर्मोडायनेमिक्स वो नहीं देखता। एंड फिर टेम्परेचर के बारे में देखा कि आज हमने टेम्परेचर को अलग नज़रिए से देखा कि टेम्परेचर होता क्या है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने ये बहुत अच्छा एग्जांपल होगा। देखो हमारा काम यहीं पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना। फिर हमने ज़ीरोथ लॉ देखा, उसी के साथ हमने थोड़ा और चीज़ पढ़ा कि एनर्जी क्या है, हीट क्या है, वर्क क्या है, एंड इसी के साथ हमने साइन कन्वेंशन देखा। अब ये जो पार्ट है ना, हीट एंड वर्क, इसी से हम अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, एंड इट विल मेक सेंस अबाउट ऑल द थिंग्स विल कनेक्ट बिटवीन एनर्जी, इंटरनल एनर्जी विल कनेक्ट वर्क डन, विल कनेक्ट हीट।
इन सबको मिला के हम जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो फ्लोट है वो हम देखेंगे एंड आपको उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल के लिए ये यहाँ का बेसिक्स वाला पार्ट था। होप यू ऑल लाइक दिस पार्ट। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए, विल लेट यू नो एंड आपके डाउट सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।